नमस्कार साथियों, मैं शशि सर फिर से लेके आया हूँ आपका एमसीक्यू वाला सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस नहीं आया था तो इसको पार्ट वाइज में भी करते चले जाएंगे। तो ये आपका मैं एज अ होल रखूंगा ना, 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे ही रखेंगे। तो क्या करेंगे ना, आपका डालते जाएंगे। ये मत खोजिएगा कि सर फिजिकल वाला अलग है, इनऑर्गेनिक वाला अलग है, ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि एक साथ रख दे रहे हैं ताकि आपका जैसे एग्जाम में पैटर्न रहेगा एक ही साथ रहेगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और कुछ का चैप्टर वाइज भी रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने 30 क्वेश्चन रखा है। अगर ये वीडियो बड़ा बनेगा ना, अगर ये वीडियो बड़ा बनेगा तो हम इसको छोटा कर देंगे। अरे भाई, पेन किधर रख दिया मैं। ठीक है, अगर ये वीडियो बड़ा बनेगा ना तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। क्लियर है? अगर तो 2 पार्ट में कहने का मतलब सर, ये मतलब 15-15 का कर देंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं कर देंगे। हम लोग अभी 12 में शुरू कर रहे हैं, 16-12 में, तो इसको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आई होप कि आप 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला लेक्चर देख लिए होंगे अभी तक। तो 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाला लेक्चर भी देखे होंगे, तो बहुत सारा थ्योरी आपका कवर अप ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल। हिंदी में भी डाले हैं ना, कुछ बच्चे हमारे ऐप पे हिंदी में भी है, तो इसलिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन रखा है। तो कुछ को दिक्कत ना हो तो देख सकते हैं। कुछ नहीं भाई, सिंपल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है आपका। यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन its vapor pressure. Which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? तो वेपर प्रेशर में कौन सा चीज का यूज करते थे? याद है आरएलवीपी अगर बात करें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर का प्रेशर का फॉर्मूला था आपका आरएलवीपी P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन होता था, और वो किसका होता था? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर में अगर रिलेट करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला है आरएलवीपी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना। तो जरा वेंटो फैक्टर, जिसको आई कहते हैं, बोल रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैरियम हाइड्रोक्साइड। सर ये बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो BaOH होल 2, इसी को कहते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड। और इसे तोड़ने आना चाहिए ना आपको। बैरियम किस में टूटेगा पता है? Ba, पहला वाला चीज प्लस में टूटता है। कितना प्लस? तो बगल में 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। दूसरा वाला टूटेगा माइनस में, कितना माइनस? तो OH माइनस, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। अब लास्ट स्टेप होता है बैलेंस करना। तो यहाँ पे बैरियम 1 है, 1 बैरियम। OH कितना है सर? 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। कितना आयन्स है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 आयन है, और यहाँ कितना आयन है? 2। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 3। इसी को कहते हैं वेंटो फैक्टर। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया था 2025 में भी, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तोड़ने वाला। ये थोड़ा डिफरेंट है, पर तोड़ने आपको आना चाहिए। अब देखिए आगे अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूछ रहा है कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी जस्ट पढ़ाए थे, तो याद रखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है सर आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी जस्ट बात किए थे। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बार बार पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है, लेकिन पूछता है आपसे। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे देखिएगा इस चारों में से तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसका आंसर टिक करेंगे। लेंदी नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे और बहुत लेंदी नहीं खींचेंगे। बोल रहा है कितना क्वांटिटी चार्ज रिक्वायर्ड होगा जब 1 मोल एल्यूमिनियम को रिड्यूस, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब ये कंपाउंड है Al2O3। अगर आपको देखने में तकलीफ हो रहा होगा तो इसको ऐसा करते Al2O3। बोल रहा है इससे क्या बनाना है पता है? एल्यूमिनियम। क्या बनाना है सर? एल्यूमिनियम। और कितना मोल है पता है? इसका 1 है। हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम होने के लिए कितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा? यानी ये जो बनने वाला है 1 मोल अगर करेंगे तो कितना चार्ज का जरूरत होगा? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ज देखिए भाई। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करते हैं। देखो जरा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा सर? एल्यूमिनियम का Al है, और इस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस आएगा सर। कितना आएगा? +3। एल्यूमिनियम पे +3 है। अब इसको क्या बनाना है सर? एल्यूमिनियम। रिएक्शन बैलेंस है क्या? रिडॉक्स अगर आप पढ़े होंगे तो 1 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 1 एल्यूमिनियम, बट यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे चार्ज क्या है बच्चा? देखो जरा, 0। तो बैलेंस नहीं है। एलिमेंट भी बैलेंस होना चाहिए और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए।
तो यहाँ पे सर 3 है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? जिधर ज्यादा चार्ज होता है ना उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्लियर है? तो 3 प्लस और 3 माइनस कट गया। ये कितने के लिए था सर? ये एक एल्यूमिनियम के लिए। एक एल्यूमिनियम एक को बना रहा है सर। अगर ये एक मोल लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? एक मोल। बात समझ पा रहे हैं? तो सर एक एल्यूमिनियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल को कितना चाहिए होगा? तो बोलेंगे 3 मोल। आया बात समझ में? और ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फराडे होता है, जिसका वैल्यू होता है 96500। पढ़े होंगे ना, बहुत बार हम यूज किए। तो एक मोल पे चार्ज कितना है सर? 1 फराडे। तो 3 मोल पे कितना हो जाएगा? 3 फराडे। अरे एक पेन का दाम 1 रुपया है, तो 3 पेन का दाम 3 रुपया। तो वही काम करेंगे। तो चार्ज ऑन 3 मोल, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का मिलेगा। तो 3 फराडे। अगर वैल्यू पूछता, अगर वैल्यू में पूछेगा तो फराडे का वैल्यू याद रखिएगा 96500। ठीक है, सॉल्व कर सकते थे, बट फैराडे में आंसर है तो आपका आंसर हो जाता 3 फैराडे। क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सर, पूछ रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है द स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। स्लोप क्या होता है मालूम है ना? अरे ये पढ़े होंगे, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c, जानते हैं ऐसा? तो m को ही क्या कहते हैं पता है? स्लोप। क्लियर है? m का नाम क्या है सर? स्लोप। अब जरा समझते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको शायद आता होगा, और नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, बोर्ड पे देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो होता है AT बराबर A0 माइनस KT। क्लियर है? AT बराबर A0 माइनस KT। तो यहां पे एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन है y, ये वाला एक्सप्रेशन है c, और ये वाला वैल्यू को कहेंगे m इंटू एक्स। तो इसका स्लोप का वैल्यू को क्या कहेंगे? माइनस m। तो यहाँ पे देखो क्या है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस के, यानी स्लोप का वैल्यू क्या बोल देंगे? माइनस के। अगर थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करें सर, तो देखो जरा ग्राफ से सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस एक्सिस में रखते हैं AT कंसंट्रेशन कोई भी टाइम पे, और इस एक्सिस पे हम टाइम रख रहे हैं। ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ होता है ना, c मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो c का वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन के लिए क्या है सर? A0। माइनस का मतलब जब भी आएगा तो स्लोप नीचे की ओर जाता है, मतलब यहां से शुरू होगा और ग्राफ नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या है? माइनस के। यही पूछ रहा है कि कितना वैल्यू है, तो माइनस के ऑप्शन है, तो ऑप्शन है सर तो ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं सर, विच इज द order of reaction which has a rate constant of unit mole per liter per second। बोल रहा है कौन सा ऑर्डर है ना जिसमें which has a rate constant, पर rate constant किसको बोलते हैं मालूम है? rate constant k को बोलते हैं। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें rate constant का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं रेट बराबर क्या होता है? k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर कुछ भी होगा। अरे जीरो होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 होगा तो 1 डाल देंगे, 2 होगा तो 2 डाल देंगे। तो k का रेट का जो फॉर्मूला, रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। k की जगह सर k डाल देंगे, और यहाँ पे देखो k का यूनिट तो हमको यही चाहिए था, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। अब इसका पावर क्या डाल देंगे? 0। अगर 0 डाल देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? k इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होगा। तो याद रखेंगे k का यूनिट होता है जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? जीरो ऑर्डर। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बोल रहा है विच ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिक टेबल अगर आप देख रहे होंगे और डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे होंगे, तो डी ब्लॉक में अगर 3D सीरीज में जाते हैं तो याद रखिएगा मैंगनीज जो होता है ना, वो +2 से लेके +7 तक शो करता है, और 7 सबसे ज्यादा होता है 3D सीरीज के लिए। कौन सा सीरीज है सर? 3D सीरीज। अरे 21 से 30 वाले को कहते हैं 3D। 21 मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक को क्या कहते हैं? 3D सीरीज। और मैंगनीज का होता है हाईएस्ट, जो कि +7 होता है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3D सीरीज के लिए।
और एक सवाल पूछ सकता है, तो ऑप्शन तो आप मार सकते थे, मैंगनीज होगा कहीं, तो मैंगनीज मार दीजिएगा। और दूसरा पूछता है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो याद रखेंगे स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है और जिंक सिर्फ क्या शो करता है सर, +2। तो ये सब दो एलिमेंट है जो कैसा स्टेट शो करेगा, सवाल बनेगा तो ये याद रखिएगा सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर। या तो एक मैक्सिमम पूछा जाएगा आपसे या तो फिर सिंगल पूछा जाएगा। तो आई होप कि क्लियर है। चल दे ना नेक्स्ट। पूछ रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दिस इज, बोल रहा है कौन सा होगा, तो हेक्सा अमीन। हेक्सा का मतलब होगा 6, अमीन है तो अमीन मतलब NH3, तो हेक्सा अमीन, तो यहाँ पे तो 6 है हेक्सा अमीन, ये NH3 है ना, ये भी NH3 है और ये Cl3 है। यहाँ पे NH3 का 6 है, देखो दिख रहा है 6 है, और हेक्सा अमीन भी है, कोबाल्ट भी है और क्लोराइड है, क्लोराइड देखो बाद में है, और यहाँ पे भी है हेक्सा अमीन और क्लोराइड भी है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है। ये सब तो नहीं होगा सर, यहाँ पे तो 3 है तो ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पे क्लोराइड है नहीं तो ये भी कट गया, तो ए और बी तो नहीं होगा। अब सी और डी के लिए क्या चेक करना होगा बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है 3। तो कैसे निकालते हैं सर, देखो अगर इसका निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स मान लेते थे। अमोनिया का क्या आएगा, अमोनिया का 0 होता है मालूम है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 6, और Cl का क्या होगा सर -1, तो -1 × 2 = 0। अब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया और ये -2 उधर जाएगा तो +2 आ रहा है, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है +2। सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए x मान लेंगे, अमोनिया का 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, और इसके लिए आ जाएगा -1 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आया सर +3। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा ना कि सी होगा। आई होप के क्लियर है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर और नोमेनक्लेचर 3 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो आप उसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, बोल रहा है कौन सा ऐसा आयन है जो कलरलेस होगा। कलरलेस वो होता है ना जिसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर D10, ये वाला कैसा होगा सर कलरलेस। सर क्यों होगा, तो इसमें डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, याद रखेंगे इसका कलर, डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। रीजन जो होता है यही, कभी भी कलर के बारे में पूछेगा तो इसका रीजन आप बोलिएगा डी ट्रांजिशन, ठीक है। और D0 D10 होगा तो नहीं होगा। तो अब देख लीजिए टाइटेनियम, ये सब याद रखिएगा, जैक में नहीं देता है ना, तो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है 22, मैंगनीज का होता है आपका 25, इसका होता है 21, और इसका होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आर्गन लिख दिए, आर्गन का मतलब हो गया 18, 18 के बाद आएगा 3D, ध्यान देना बोर्ड पे, और 4s, s में 2 जाता है और d में 10 जा सकता है मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे 3 प्लस है, तो पहले हम नॉर्मल भरते, तो यहाँ 2 भरते तो 20 हो जाता सर, 18 और 2 20, और 2 यहाँ पे भरते तो 22 हो जाता। अरे समझ पाएंगे ना, देखो 18 2 20 और ये 2 22, लेकिन 3 प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो 2 यहां से निकालेंगे सर, 2 यहां से निकालेंगे और 1 यहां से निकालेंगे, तो होगा क्या, तो 2 यहां से निकालेंगे और 1 यहां से निकालेंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा 1 और ये 0। तो डी में देखो आ रहा है ना 1, तो यहाँ कलरलेस नहीं होगा, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस नहीं होगा, तो एक कलर होगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो कलर होगा सर। दूसरा समझते हैं 25, 25 के लिए ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, अब हम डायरेक्ट करेंगे, आर्गन 3D 4s, 25 है तो 18 2 20 और 5 25, पर 2 निकालना है तो 2 यहां से निकला और यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये भी कलर होगा सर, क्योंकि डी में 5 है, कलर होगा ना। स्कैंडियम का आइए, तो स्कैंडियम का आ जाएगा आर्गन 3D 4s, बोर्ड पे देखेंगे 21 है तो देखो 2 यहाँ पे जाएगा 20 और 1 21, पर 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा कलरलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब डी को भी चेक कर लीजिएगा सेम तरीके से, चलो कर ही देते हैं। आर्गन 3D 4s कितना है सर 23, तो देखो 2 यहां जाएगा और 3 यहां जाएगा, 18 2 20 और 3 23, लेकिन 3 निकालना है तो यहाँ पे 2 निकालें और यहाँ पे आपका 1 निकालेंगे ना, तो यहाँ 2, तो ये सब कलर होगा और ये वाला क्या होगा कलरलेस। आई होप कि क्लियर है ना, देख लो आराम से कर सकते थे। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं।
15-15 का ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे ना, क्योंकि 26 हुआ है तो 12 से 22, हाँ 15-20 मिनट, 20 मिनट के आसपास चला ही जाएगा फिर भी। बोल रहा है विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, बोलता है कौन सा फास्टेस्ट करेगा, हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं इसको। SN1 का फास्टेस्ट होता है टर्शियरी, याद रखेंगे। सबसे फास्टेस्ट होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल वाला, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है सर? कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री वाला फास्ट, तो 3 डिग्री को कहते हैं टर्शियरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल ड्राई ईथर, सोडियम मतलब एक का डबल, और एक का डबल करने वाले को क्या कहते थे? ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा ऊर्ज रिएक्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊर्ज रिएक्शन। सोडियम मेटल का अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, बता देते हैं आपको, शायद याद होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमेशा बताए हैं, नॉमेनक्लेचर, नेम, रिएक्शन हर एक जगह यूज कर रहे थे हम सबका। Na के साथ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे 2 मोल लेते थे, यहाँ पे 2 के साथ होता है ना, तो 2Na 2X के साथ निकाल देगा तो बनेगा 2NaX, और 2R है तो यहाँ पे हो जाएगा RR, और इसी को कहते हैं हम लोग एक का डबल, और इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज रिएक्शन। क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर होता है, मालूम है? इससे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री वाला अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट भी कर पाते हैं। टर्बिडिटी बनाता है, मतलब गंदा सॉल्यूशन। सर ये होता क्या है? तो HCl और ZnCl2 होता है। क्या होता है सर? HCl, तो HCl दिख रहा है सर, एनहाइड्रस ZnCl2, यही होता है। ये सब नहीं होता है, HNO3H2SO4 HCl है पर हाइड्रेटेड, पानी नहीं होना चाहिए ना, एनहाइड्रस होता है, तो एनहाइड्रस वाला लेंगे, तो यही हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट, उसी सी ऑप्शन को। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बोल रहा है कौन सा है जो सबसे एसिडिक है, तो देखो जरा इथेनॉल। अरे जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहता है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपको थोड़ा बता देते हैं। एसिडिक का कहानी, एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पढ़े होंगे आप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो उसका एसिडिक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो एसिडिक बढ़ जाएगा। तो इथेनॉल में क्या है सर? तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये तो कम होगा। फिनॉल, फिनॉल में बेंजीन है तो थोड़ा सा तो ज्यादा होगा इससे, क्योंकि फिनॉल में भी खींचेगा। नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो में खींचने वाला पावर ज्यादा है और ऑर्थो पे लगा हुआ है, नहीं मेटा पे लगा हुआ है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, बता ही देते हैं आपको, मेटा, ये वाला ऑर्थो पोजीशन होता है और ये वाला क्या होता है? मेटा, तो मेटा पे NO2 लगा हुआ है। क्लियर है? खींचता है ये भी, और ऑर्थो पे ध्यान देना भाई, ये वाला नहीं तो नहीं आएगा आपको समझ। ये अच्छा सवाल है, जैक में कुछ सवाल ऐसा होगा जो अच्छा कर देगा। क्लियर है? अच्छा देने का मतलब सर कि नॉर्मल नहीं होगा, थोड़ा बढ़िया होगा, थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा। देखो ये फिनॉल है, फिनॉल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देगा, तो यहाँ पे ये है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था ना, देखो थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं। देखो ये वाला जैसे ही देगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें माइनस चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे। फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे तोड़ेगा तो माइनस चार्ज जो आता है ना बच्चा, वो ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। और इलेक्ट्रॉन बट कहाँ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाला ग्रुप है, जैसे नल यहाँ खोल दिए तो हम यहाँ पे ना मुंह लगाएंगे तब पानी जाएगा, अब यहाँ पे नल खोले मुंह यहाँ लगाए तो पेट नहीं भरेगा। तो वही समझिएगा कि माइनस चार्ज जो है वो ऑर्थो पे है या पैरा पे है, और ये वाला ग्रुप मेटा पे लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बट ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन बट रहा है यहाँ और ये भीख मांग रहा है, तो मेटा वाला नहीं होगा। ऑर्थो पे माइनस चार्ज और ये खींचने वाला ग्रुप होता है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पे या पैरा पे लगा रहेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? और NO2 खींचने वाला ग्रुप है, ये सब NO2 को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा समझ के जाइएगा, तो डेटा चेंज भी करेगा तो भी आप आंसर आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर। देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, ये सब नेम रिएक्शन है बाबू। फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ तो सैलिसाइलल डिहाइड बनाता है। ऑप्शन सीधा सीधा मार सकते थे, सैलिसाइलिक है, सैलिसाइलल डिहाइड। अरे रीमर टीमन रिएक्शन है बाबू, पढ़े हैं, देखे हैं, देखिएगा, रीमर टीमन रिएक्शन।
रीमर टीमन रिएक्शन होता क्या है सर? तो देखो जरा, फिनॉल होगा, उसमें क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और NaOH ले लीजिए, और ये बन जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। इसी को कहते हैं सैलिसाइलडिहाइड, इसी कंपाउंड को, और इस रिएक्शन का कहते हैं स्टीमर टीमन रिएक्शन। क्लियर है? तो देख लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसका पार्ट रहेगा ना उसको नेक्स्ट पार्ट के फॉर्म में बना देंगे, क्योंकि 12 में हमने शुरू किया था और लगभग 20 मिनट 22 मिनट हो ही गया है। ठीक है, 20-22 मिनट आपका चल ही गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन? तो अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? नीम रिएक्शन इसलिए बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूट्यूब पे भी डाल दिया है और आपका ऐप पर भी अवेलेबल है। दोनों अलग अलग वीडियो बनाए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या मतलब, दोनों सेम ही है भाई। अल्डोल कंडेंसेशन पर अलग अलग मैं बनाया हूँ, समझ पा रहे हैं ना? एक में हिंदी भी इंक्लूडेड है और एक में हिंदी नहीं था, इसलिए बनाना पड़ा। अल्डोल उसको बोलते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड हो। कार्बोनिल मतलब सर जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। क्लियर है? यानी सर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। आई होप कि क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें जो बेस यूज करते हैं ना वो वीक होता है, यानी डाइल्यूट वाला, पानी वाला, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, उस टाइप से लेते हैं। होता क्या है तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, या आप नीम रिएक्शन में जाके देख लीजिएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का मतलब सर C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल कंपाउंड तो है सर, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन है। देखो 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बनाए हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब होता है एक कार्बन दूसरा कार्बन, और अल है तो अल का मतलब COH, और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के पास कितना हाइड्रोजन है? 3। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? सो करेगा, बस बात खत्म। ये सब नहीं करेगा। एग्जाम्पल कर लीजिएगा, देखो दिखा देते हैं। ट्राइक्लोरोइथेनॉल, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन सर, अल का मतलब होता है एल्डिहाइड, और ट्राइक्लोरो है ना, ट्राई का मतलब 3 बार क्लोरीन लगा दो, तो Cl Cl Cl। अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब हो गया ऐसा, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये सब नहीं होगा, केवल ये क्या होगा? बी वाला होगा। आई होप कि क्लियर है। इसका जो पार्ट 2 होगा उसको पार्ट 2 के फॉर्म में बना देंगे, क्योंकि हो चुका है 22 से 23 मिनट। बहुत लेंदी वीडियो नहीं रख रहे हैं, ऐप पर थोड़ा वीडियो ही रख रहे हैं, 22 मिनट 25 मिनट 30 मिनट इस टाइप का ही। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा पार्ट 2 के फॉर्म में। तो इसको मैं इनऑर्गेनिक में डलवा दूंगा, फिर उसके बाद वाला ऑर्गेनिक में डलवा दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था, क्लियर है। तो इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा वो MCQ 15 क्वेश्चन था। आज फिर से हम लोग 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको ऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन फिजिकल का भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक का भी मिलेगा। क्लियर है, MCQ का भी डिमांड कर रहे थे, तो MCQ भी अब आने लगेगा। अब आपका केवल इनऑर्गेनिक में आपका 3 मार्क्स का एक कोऑर्डिनेशन वाला बचा हुआ है, तो उसका भी PPT बना हुआ, उसका भी रेडी हो जा रहा है बच्चा, और एक केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ है 5 मार्क्स वाला। बाकी आपका 3 और 5 पूरा कंप्लीट हो गया, और आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, बच्चे से बात होती है तो बच्चे बोलते हैं सर अभी नहीं देखे, अभी नहीं देखे हैं। देख लो, उसको कंप्लीट कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर भी MCQ आप ऐप के लिए बोल रहे थे, तो ऐप पे लिए भी ला रहे हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी तो आ ही रहा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। और नहीं भी करेंगे तो आपका ऐप से मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और वीडियो देख रहे हैं तो उससे अच्छा है कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। क्लियर है, उसमें भी डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए सर बताते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐप का थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा बात करते हैं सर, ये इनऑर्गेनिक का है, तो ये ऑर्गेनिक में जाएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। आई होप कि आपने नेम रिएक्शन देख लिया हो। तो क्रोमाइल क्लोराइड जैसे ही आएगा, बिना कुछ किए आप आंसर कर सकते हैं, और वो क्या होगा बताओ? क्रोमाइल क्लोराइड आपका आता था इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन। क्लियर है। टॉल्यूइन सर किसको बोलते हैं? बेंजीन के सर पे अगर CH3 लगा रहेगा ना, तो इसको कहते हैं टॉल्यूइन, और इसको क्या करते हैं? CrO2 Cl2, यही कह रहे हैं। क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और थोड़ा सा एसिडिफिकेशन पानी के साथ करते हैं, तो ये बन जाता है ऑक्सीडाइज करके। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बीच में बनता है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, जैक में नहीं पूछेगा तो CHO बना देता है।
और उसको कह रहे हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने नीम रिएक्शन में भी कर रखा होगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान होता है ऑर्गेनिक में। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना, अगर 4 सिंगल बॉन्ड होगा जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा सर, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, मैं जो एमसीक्यू जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये क्या बोलता हूँ यूट्यूब पर भी, तो उसका मैं क्वेश्चन पीडीएफ डाल दूंगा, तो कम से कम क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। पीडीएफ में आपका फायदा क्या होगा, कम टाइम में उसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जितना एमसीक्यू बना लेंगे ना, 200-250, तो मैं जरूर बोलूंगा कि 200-250 बनाइए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम में मैच भी कर जाएगा। तो जरूर से करिए उसको। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, देखो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके लिए sp3 सर, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, अगर 3 होगा तो sp2 और 2 होगा तो sp। ऑर्गेनिक में आपका इतना ही मिलता है। और अमीन बोल रहा है तो अमीन में आपका sp3 ही मिलेगा, जैसे अमोनिया अमीन है सर, यहाँ तो 3 ही बना रहा है मान लीजिए, और एक लोन पेयर है ना, उसको भी तो काउंट करिएगा ना। तो 1 2 3 4, या तो सिग्मा बॉन्ड हो या उसके साथ साथ आप लोन पेयर को भी काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हाइब्रिडेशन, 1 2 3 और 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा सर, sp3। 4 हो गया ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का वैल्यू अगर 4 नंबर आएगा, अरे स्टीयरिक नंबर करके पढ़ देते, मैं आपको आसान करने के लिए कह दिया, इसको ऐसा कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का संख्या जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्टीयरिक नंबर। जनरली आपका बॉन्ड से नहीं देता, बच्चे लोग कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। और स्टीयरिक नंबर अगर 4 होगा, SN बोल रहे हैं ना, अगर 4 होगा तो आपका क्या होगा, sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होगा तो उसको क्या बोल दीजिएगा, sp2। लेंदी नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल रख रहे हैं, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। सर ये लोन पेयर कहाँ से आया, थोड़ा इसको बता दीजिए। देखो जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो होता क्या है सर 2,5, तो क्या आ जाएगा, देखो जरा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया नाइट्रोजन, बचा कितना, 5 में से 3 यूज कर लिया, 2 बच गया, उसी को कहते हैं लोन पेयर। क्लियर है? बिल्कुल सर, आगे लाइट तो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा समय नहीं देंगे, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अमीन, बता चुके हैं भाई, ये बार बार हम लोग नेम रिएक्शन में पढ़े थे, तो पहले 5 नंबर एंड 3 नंबर वाला जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका आराम से ये बनने लगेगा। 1 मार्क्स एंड एमसीक्यू बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाला देख के आ रहे हैं तो, अदरवाइज फिर इसको याद रखना पड़ जाएगा। सर प्राइमरी अमीन किसको कहते थे, जिसमें देखो N में 2 हाइड्रोजन हो और वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो या एक अल्काइल के साथ जुड़ा हो, जैसे इथाइल अमीन, हमको तो देखते के साथ पता चल जा रहा है, CH3 CH2 इथाइल हो गया और NH2, तो ये हो जाएगा कौन सा सर, 1 डिग्री, और 1 डिग्री को ही कहते हैं प्राइमरी अमीन, तो आपका आंसर यहीं से करेक्ट हो जाता। क्लियर है? ये सब नहीं होगा देख लेना, ठीक है। N मिथाइल एनिलीन, ये सब तो आपका क्या आ जाएगा, देखो जरा, N पे मिथाइल और एनिलीन बोल रहा है, मतलब बेंजीन है और N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 कार्बन आ गया तो 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 हाइड्रोजन, तो ये कितना डिग्री है, 1 और 1 2 डिग्री है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। डाइमिथाइल अमीन का क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमीन मतलब ऐसा, डाइमिथाइल अमीन, तो ये भी कितना है सर, 2 डिग्री। 2 डिग्री को क्या कहते हैं सर, सेकेंडरी। ठीक है। ट्राइमिथाइल का मतलब होगा, मतलब N के साथ क्या होगा, देख लो एक बार बता दिए बस एक्स्ट्रा, अगर N के साथ अगर 3 रहेगा ना, 3 है तो उसको कहते हैं 3 डिग्री। सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, तो अगर 3 है सर तो ये कितना डिग्री होगा सर, 3 डिग्री। 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं, तो आंसर तो आप पहले ही टिक कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहा ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बता चुके हैं भाई, ग्लूकोज का एग्जाम्पल क्या है, किसका है, ऐसे तो आप आंसर मार देंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6 कार्बन C6H12O6, और इस पता है किसमें क्या पार्ट रहता है, तो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड और 6 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम होता है एल्डो। एल्डो मतलब अल्डिहाइड, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और इसको प्रोनाउंस करते हैं एल्डो हेक्सोस। फ्रुक्टोज को कीटो हेक्सोस बोलेंगे, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, तो देखो CHO अल्डिहाइड होता है और बीच में आपका 4 OH होता है, CHOH होल 4, और नीचे में आता है CH2OH।
तो 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, और CHO के लिए अल्डिहाइड, तो अल्डो बोलते हैं। क्लियर है? पानी पीना पड़ेगा। इसको एक बार ट्राई करो। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के बारे में बताओ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, पानी इधर ही है। बताओ भाई बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इसकी वजह से एक स्कर्वी होता है, ठीक है। देखना तित से गम आएगा या पेटिक थका थका लगा रहेगा, जॉइंट में पेन्स होता है, तो उसी को कहते हैं स्कर्वी। और वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी का एक और नाम है, देखिएगा तो लास्ट क्लास में, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं ना भाई, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड भी विटामिन सी को बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे तो उसमें भी मिल जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में नहीं देखते हो, ब्लड मतलब खून आता है मुंह से ही, ठीक है। द लिंकेज होल्डिंग अमीनो एसिड्स जिस टुगेदर इन प्रोटीन्स इज कॉल्ड। प्रोटीन्स में कौन सा लिंकेज होता है? तो याद रखिएगा पेप्टाइड। तो पेप्टाइड लिंकेज होगा कहीं ना कहीं, पेप्टाइड लिंकेज पता है ना। प्रोटीन में और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है पता है? CONH लिंकेज। क्या हो रहा है गला में? ये आज बेसिकली ऐप के लिए तीसरा वीडियो बन रहा है आज ही, ठीक है। तो ये है पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट चलते हैं सर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माना गया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल क्या माने हैं सर? 0। तो कहीं होगा 0। बहुत आसान सा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सच में इजी पूछा जाता है। 25 में से 20 सवाल आपका इजी एवरेज पूछा जाएगा, 5 सवाल ही टफ पूछा जाएगा, ठीक है ना बच्चा? ठीक है सर, आगे चलिए। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये वाला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड। कैथोड मतलब केटायन को अट्रैक्ट करेगा, केटायन मतलब पॉजिटिव को, और NaCl का सॉल्यूशन है, तो Na+ जा सकता था, या पानी को तोड़ेंगे तो H+ जा सकता था, ठीक है। तो पानी का जो होता है ना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसलिए कौन सा कैथोड पे ज्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनता है। हम लोग याद कैसे करवाते थे सर क्लास में? हाई कोट। 10th वाले बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हाई का मतलब हाइड्रोजन और कोट का मतलब है कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है सर? कैथोड पे। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, जो कि ए ऑप्शन है। बहुत इजी होगा। MCQ 1 मार्क्स के लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, वीडियो आ चुका है आपका सिलेबस के लिए, अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। तो आराम से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आते हैं तो लेक्चर कंप्लीट करके जाइए, अदरवाइज ऐसे ही घूमते रहेंगे, देखेंगे 10 मिनट तो नहीं होगा। और पेन पेपर लेके बैठिए ताकि थोड़ा लिखे भी। आप खुद से नहीं लिखेंगे तो फिर मोनोटोनस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर चले जाएंगे। एक शांत जगह बैठिए, हेडफोन लगाइए और पढ़िए सीधा सीधा। ऑनलाइन और ऑफलाइन को जो दोनों यूज करते हैं ना बेनिफिशियली, वो ज्यादा बच्चे अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का रहता है सर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिक्स करके पढ़े। ऑफलाइन में तो पढ़ रखा है आपने, ऑनलाइन में आप कर रहे हो, तो ऑनलाइन को भी सीरियसली लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बोल रहा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना बच्चा। T½ बराबर 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 तो नहीं है, तो A0 नहीं है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाता है क्या सर? डी ऑप्शन। क्लियर है ना? डी ऑप्शन बिल्कुल सर। A0 बोलते थे इनिशियल कंसंट्रेशन को, A0 हम लोग जो पढ़ते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, इसी को कहते हैं। ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स का 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आ जाएगा आपका 5 मार्क्स वाले। कुछ बच्चे बोल रहे थे, शायद कुछ बच्चे ने कर रखा होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे ने कोर्स रखा है, ले रखा है, तो कुछ ना कुछ तो कंप्लीट भी कर लिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि वो लोग बढ़िया करेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आज ही पढ़ाए हैं D एंड F में, ठीक है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स में भी आएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है सर? क्योंकि जो पुअर स्क्रीनिंग होता है, बता चुके हैं, वो सारा कहानी बता चुके हैं। रोकने में अच्छा नहीं होता है F ऑर्बिटल्स, और लेंथेनाइड में जो F ऑर्बिटल होता है वो 4F होता है। कौन होता है सर? 4F। और 4F का याद रखिएगा, F जहां पे भी आएगा उसका पुअर स्क्रीनिंग होता है या पुअर शिल्डिंग होता है, रोक नहीं पाएगा अच्छे से। यहाँ पे पर्दा लगा दिया जाए फटाफटा सा, तो रोक नहीं पाएगा लाइट को, चाहे आपको और मेरे को देखने में। तो इसी को कहते हैं पुअर शिल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है।
चलते चलेंगे ना, लेनी नहीं करेंगे, बस आपको देखना है, पीडीएफ भी आपके पास है। विच ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सिलेबस में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो पहले से ध्यान रखेंगे 5 2 कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब इसमें आपको बाइडेंटेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन मोनोडेंटेट है। सर मोनोडेंटेट मतलब जो एक साइड से अटैक करता है मेटल को, एक साइड से, तो 2 क्लोरीन है तो इसके लिए, तो क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा 2। और ईएन होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मेटल को कितने साइड से, तो 2 क्लोरीन 2 साइड से अटैक करेगा, और एक ईएन इथेन 1,2-डाइमीन ना बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट मतलब ये मेटल को एक ही ईएन 2 साइड से अटैक करेगा, तो इसके लिए एक ईएन के लिए 2 काउंट करते हैं, तो 2 ईएन के लिए कितना काउंट होगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 2 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। बच्चा जब भी बाइडेंटेट होगा ना, मतलब 2 साइड से अटैक करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसके एक एलिमेंट के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए 2 काउंट करते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए सर 2 हुआ, तो 2 के लिए कितना होगा 4, और Cl तो सिंगल साइड से करेगा, तो इसके लिए 1 का 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो En का 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका 2 का 2 तो 6 हो गया। ठीक है, मेटल को 6 साइड से अटैक करेगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत लेंदी नहीं कर रहे हैं, बोल रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। देखो CrH2O6Cl3, CrOH2O, और यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे H2O का, जब भी पानी अगर लिगेंड, मालूम है अगर मेटल के जस्ट बगल में होता है उसको क्या कहते हैं सर, लिगेंड। कुछ बच्चे हिंदी में भी पूछ रहे थे ना, इसलिए हिंदी में भी क्वेश्चन रखा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिगेंड, और यहाँ पे देखिए पानी क्या है, काउंटर आयन। जहां पे पानी लिगेंड आयन बन सकता है या काउंटर आयन बन सकता है उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं सर, हाइड्रेट। उसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट को ही आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट का तो नाम सेम है, इसका है समावयवता। ठीक है, तो उसको थोड़ा प्रोनाउंस कर लीजिएगा भाई। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, जब भी पानी आपका लिगेंड हो या फिर काउंटर आयन हो तो उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन, ऑर्गेनिक शुरू ही होता है सैंडमेयर्स रिएक्शंस में, वही ये यूज होता है। सर एनिलीन मतलब सर नोमेनक्लेचर, ये सब आई होप कि आपने देख रखा है, अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगा। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 रहता है तो उसको कहते हैं एनिलीन। इसका ट्रीट किया जाता है NaNO2 के साथ और HCl के साथ। कितना टेम्परेचर में सर, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या बन जाता है, देखो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें क्या आ जाएगा N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसके और आगे करते थे तो सैंडमेयर्स में CuCl लेते थे, कॉपर का वैलेंसी 1 होता था। नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है, आगे न्यूक्लिक एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है, डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। लास्ट क्लास में ही अगर नहीं देखे होंगे तो मैं बता रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स का हमने करवाया है। तो न्यूक्लियोटाइड, सर ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, मिक्सचर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में आता है शुगर, बेस और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड होता है एक, उसमें क्या होता है सर, शुगर और बेस होता है। क्लियर है? तो शुगर बेस फॉस्फेट होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो ये साइड भी है, तो टाइड करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर है ना? क्लियर है सर? बस इतना ही है, तो ये कंप्लीट हो गया। देख रहे हो ना, तुरंत तुरंत MCQ कवर अप हो जाएगा, लेकिन 3 और 5 मार्क्स जरूर से देख लीजिएगा। 3 और 5 मार्क्स नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। तो 3 और 5 मार्क्स अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर 1 मार्क्स और MCQ को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शशि सर फिर से लेके आया हूँ आपका MCQ वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिजिकल में भी आपको एक बार डाल दे रहे हैं। एक ही वीडियो है जिसमें 30 क्वेश्चन है, और इसको कंप्लीट हम डाल देंगे आपके ऐप पर ही। तो आपको मिल जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन है, 3 चैप्टर है। मालूम है ना आपको कौन कौन सा है भाई? हाँ सर पता है कौन कौन है। एक सॉल्यूशन है, एक केमिकल काइनेटिक्स, और तीसरा इलेक्ट्रो। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके जस्ट बाद ही मैं 1 मार्क्स वाला बचा हुआ था उसको भी डाल दूंगा। कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स बचा हुआ था उसको मैं कवर अप करवा दे रहा हूँ ना। फिर उसके बाद हम लोग और बात करते चलेंगे। पर चलिए आज हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले MCQ का। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, बिना पढ़े भी आप टिक मार सकते हैं, और बहुत सारा आप आराम से आता होगा। तो PDF भी अटैच्ड है, तो आप उसको भी रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन
टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से क्या है सर, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मतलब इस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ाइए चाहे घटाइए। आपको पता भी होगा जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है उसको कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो पहला ही ऑप्शन है मोलैलिटी, जहां पे कोई भी वॉल्यूम नहीं आता है। सर क्या बोल रहे हैं जरा देख लीजिए। अगर इसका बारे में बात करेंगे तो मोलैलिटी का अगर आपका फॉर्मूला होता है तो ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल, और नीचे में क्या आता है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में आएगा, केजी में। क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा वो केजी में। तो ये आपका कवर अप हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा बताओ भाई, मोलैलिटी के साथ। क्लियर है ना, कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है। बाकी आप ये सब जानते होंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सब में वॉल्यूम आएगा, बस इसमें नहीं आएगा। ये पढ़े हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत तुरंत करेंगे ना। चलिए सर नेक्स्ट पे बात करते हैं। द वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पढ़े हैं हेनरीज लॉ। पूछता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट में जो KH आता है, अरे पैसा पढ़े होंगे बाबू, P2 बराबर KH इंटू X2। यहाँ पे KH बोल रहा है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में बार बार बताए थे, वन शॉट में ही पढ़ लीजिएगा, वन शॉट में ही बताए थे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये बात ध्यान रहेगा। और KH जब बढ़ेगा तो X का वैल्यू घटेगा, और X को ही क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी। इसका जरूर से वन शॉट देख लीजिएगा, बना हुआ है तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू बढ़ता है, और याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, घटता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बहुत ज्यादा समय नहीं तो आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी घटता है ना, तो सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा। अरे टेम्परेचर ये किसके लिए लगता है मालूम है, गैस इन लिक्विड के लिए लगता है। तो देखो जरा, यहाँ पे अगर आप लिक्विड रख लीजिएगा और यहाँ पे अगर आपका गैसेस रहेगा, कुछ गैसेस तो यहाँ पे कम होगा, घुला हुआ होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो जो घुला हुआ गैस भी है वो भी निकल निकल के सब ऊपर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना भी गैसेस होगा वो सारा का सारा ऊपर बैठ जाएगा, लिक्विड नीचे, नीचे और ऊपर। तो कहां से हो जाएगा, घुलेगा नहीं, घुल पाएगा। समझ पा रहे, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। क्लियर है, ठीक है सर, चलते हैं बाबू। और अपना पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है उसके बारे में भी कमेंट छोड़ दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अभी ना आपसे वेंटो फैक्टर से सवाल पूछा जा रहा है, अगले साल भी पूछा गया था इसी टाइप का सवाल, MCQ में ही। पहले CBSE में पूछता था आई, जिसको कहते थे वेंटो फैक्टर कितने पार्ट्स में टूट रहा है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा तो उसको कहते थे डेल्टा TB, आप जो पढ़े होंगे KB इंटू M। पर अगर सही करना चाहते हैं तो उसमें आई को क्या कर देना होगा बताओ, इंटू कर देते हैं। आई का ही नाम क्या है सर, वेंटो फैक्टर। इससे सवाल पूछा जा रहा है, आई को ही हम लोग कह रहे हैं वेंटो फैक्टर, ठीक है। इसे आई को ही कहते हैं हम लोग वेंटो फैक्टर। अरे कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना आप लोग, लिखा भी कीजिए, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर किस में डिपेंड करेगा, देखो जैसे इसको तोड़ेंगे, देखो कंसंट्रेशन तो मोटा मोटी सबका सेम ही है, 1 1 1, तो मान के चल रहे हैं कि कैपिटल M की जगह स्मॉल m का वैल्यू सेम है। केबी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, आई। अब इसको तोड़ने आता है, कैसे टूटेगा, तो देखो इसको तोड़ेंगे KNO3 को, तो टूटता है K प्लस, अरे 10th का है, K प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका 2। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा। अगर इसको भी तोड़ेंगे सर तो क्या आ जाएगा, देखो NaOH है तो Na प्लस OH माइनस, जानते भी होंगे, तो इसका भी आई का वैल्यू 2। NH4NO3 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये NH4 प्लस और NO3 माइनस, अरे जानते होंगे, ये भी आई का वैल्यू 2। कितना आयन से उसी को बोल रहे हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 2 Na है, तो Na तो प्लस ही में टूटता है, बट Na का संख्या कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2Na प्लस। और क्या टूटेगा, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। अब इसका देखेंगे तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 और 1 3, तो सबसे ज्यादा आई का वैल्यू किसमें है, नीचे में। तो इसलिए आई का वैल्यू जिसमें ज्यादा है तो उसी का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हैं ना, देख लो। तोड़ने आता है ना बच्चा, तोड़ने का अगर नहीं तरीका आता तो ये 10th क्लास वाले बच्चे पढ़ते हैं, देख लो जरा एक बार, मैं बता दे रहा हूँ। AXBY मान लीजिए है, अब इसको तोड़ते हैं तो पहला वाला पार्ट हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा प्लस में टूटता है। क्लियर है, कितना प्लस टूटेगा, तो बगल में जितना नंबर है तो Y। दूसरा वाला पार्ट हमेशा माइनस में टूटेगा, कितना माइनस, जो बगल वाले का, तो -X।
अब यहाँ पे अगर x का बात करेंगे तो यहाँ पे x a का नंबर है x और b का जो नंबर है y, तो यहाँ पे y लिख देंगे। वही काम यहाँ कर रहे थे, देखो ना Na को तोड़े, ये पूरा SO4 एक ही है ना, तो इसको 1 है, तो देखो पहला पार्ट में टूटेगा प्लस, दूसरा पार्ट टूटेगा माइनस। कितना माइनस, तो 2 था तो 2 लिख दिए, और कितना नंबर है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ का कुछ नहीं है तो 1 का 1 लिख दीजिए। तो इस तरीके से टूटता है, ये आपका जनरल फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रख सकते हैं या नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट देता हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, चलिए अब आगे चलते हैं। बोल रहा है वेंटो फैक्टर क्या होता है फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। अरे वही बात है, अब इसको तोड़ना है सर। आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, अगर आप पढ़े हैं तो बढ़िया है, इसका नॉमेनक्लेचर मेरे को बताना था, इसके जस्ट बाद ही बता देते हैं ना। देखो भाई, इसका K4 है तो देखो काउंटर आयन का पार्ट नहीं टूटता है, देखो ये वाला पार्ट नहीं टूटेगा, काउंटर आयन से टूटेगा। अरे इसका पता होगा आपको, K4 है ना, तो K है K4 FeCN6, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, वो वाला पार्ट नहीं टूटता है। क्लियर है? ये एज अ इंटैक्ट रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये वाला को अगर तोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 4K प्लस, और ये वाला एक पार्ट टूटेगा जैसे ऐसा एज अ होल रहेगा FeCN6 होल, और इस पे 4 माइनस। अगर ये प्लस में टूटेगा तो ये माइनस में टूटेगा, सेम कहानी। तो कितना आयंस हो गया, 4 और 1 5। अरे आयंस चार्ज मत गिन दे देना बाबू, तो 5 होना चाहिए। हो गया है ना, जैसा अभी बताए थे भाई। ये वाला पहला पार्ट है तो पहला पार्ट प्लस में, तो K पे प्लस आया, कितना प्लस आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दिए। ये वाला पार्ट टूटेगा माइनस में, कितना माइनस, जो बगल वाले का नंबर, तो बगल वाले का नंबर यहाँ है। कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि अब छोटे छोटे वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा 30 मिनट 40 मिनट जाता है तो उसको एक ही बार में कवर अप कीजिए, ताकि वहां पे भी पढ़ा रह जाए, और फिर उसके बाद और भी काम करना होगा, क्योंकि अभी और पढ़ना होगा। 70 ऐसे ही स्कोर नहीं होगा, थोड़ा और मेहनत करनी होगी, और हमें भी करनी होगी, आपको भी करनी होगी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, RLVP का सीधा सीधा टिक मारते चलेंगे भाई। अभी हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ऐसे हम इसका वन शॉट बना चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला होता है, इसी को कहते हैं RLVP, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसके बराबर, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कुछ बच्चे हिंदी में डिमांड कर रहे थे तो हिंदी में भी कर रखा है। चलिए सर फटाफट करिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, बोल रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से डिनोट करते हैं। इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो CRT। अगर I का वैल्यू बात करेंगे तो I भी लगाना पड़ेगा। तो देखो T का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो पाई का ही वैल्यू बढ़ेगा, और पाई को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कैसे बढ़ेगा, बोल रहा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर C को अगर तोड़ा जाएगा तो C को नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, N/V। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अब तो पाई का वैल्यू घटेगा ना भाई। अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो पाई का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये नीचे है, तो ये तो नहीं होगा। रिमूविंग सॉल्यूट, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को घटाएंगे तो भी घटेगा, हमको तो बढ़ाना है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो पाई का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत आसान आसान सा सवाल पूछा जाता है। क्या सर ऐसा ही पूछा जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 2 से 3 सवाल मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एवरेज या अच्छा लेवल का होगा, लेकिन मोर और लेस मान के चलिए 20 से 22 सवाल आपका इजी रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करके रखे होंगे, एक बार वन शॉट गए होंगे तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है एक सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है इंटायर सॉल्यूशन में, उसको कौन सा बोलते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर पता होगा तो आइडियल सॉल्यूशन ही रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। फालतू का समय नहीं, एकदम थ्योरेटिकल का, ऐसे का एज इट इज थ्योरी वाला है तो टिक मार के आ जाइए, बहुत इजी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ MCQ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, एक और आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, क्या होता है भाई? सेम। दो सॉल्यूशन जिसमें से दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ना, उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब π1 इक्वल्स टू π2 होना चाहिए। मतलब दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसको क्या कहते हैं बताओ? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है फ्रीजिंग डेंसिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो पाई का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे भाई, याद है? CRT। तो इसमें कुछ कंसंट्रेशन होगा तो C1 बोल देते हैं, और इसका कंसंट्रेशन C2RT। मान के चलिए टेम्परेचर और R का वैल्यू सेम है, तो देखो RT कट जाएगा, यानी C1 का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? C2 के। और इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं या फिर मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C।
बहुत इजी है बाबू। जब भी अगर बोला जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होगा तो बोलिएगा मोलर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन। ठीक है सर, चलते हैं आगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट? केल्विन केजी पर मोल। तो याद रहता है आप लोगों को, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े थे, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। टेम्परेचर है ना बाबू, तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केवी का निकालना है तो केवी रहने दीजिए, और इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। पढ़े? अरे मोलालिटी बाबू, मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब तो पढ़ चुके होंगे, पक्का मान के चलते हैं। तो केबी का यूनिट क्या आ जाएगा, देखो जरा, केबी का यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी, और ये मोल नीचे आ जाएगा तो लिख देते हैं एक बार। तो अब इसका यूनिट लिखेंगे तो केल्विन केजी पर मोल। देख लो, याद रखिएगा, चाहे केबी का यूनिट पूछा जाए चाहे केएफ का यूनिट पूछा जाए, दोनों का सेम है। एक सवाल तो कंफर्म याद रखिएगा कि यूनिट से पूछा जाएगा, कंफर्म मान के चलिए। तो इसका यूनिट आएगा केल्विन केजी पर मोल, और तो कुछ नहीं है। सही है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, लिखते चलिएगा, नोट्स लिख के आइएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सॉल्यूशन का काम तमाम। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। 10 सवाल कर लिए ना भाई, मोर देन सफिशिएंट है कि आपको आइडिया लग गया होगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा फास्ट ही करेंगे ना यार, आप कितना स्लो स्लो करते रहेंगे। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल समझ पा रहे हैं ना? अरे जिंक वाला और कॉपर वाला आप पढ़े होंगे, ऐसा हाफ सेल, दो वो बनता था सर। इधर इलेक्ट्रोलाइट रहता था अपना, इधर जिंक का रॉड डाल देते थे, इधर कॉपर का रॉड डाल देते थे, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज रहता था। याद आया कुछ? यहाँ पे वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लगा देते थे, ऐसा कुछ रहता था। अब यही सी को कह रहे गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे जिंक रहता था और यहाँ पे क्या रहता था, कॉपर। हम लोगों ने याद करने का तरीका क्या रखा था, लोन, LOAN, गैल्वेनिक सेल का। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, A का मतलब होगा एनोड, और एनोड का टर्मिनल कैसा रहेगा इस केस में, गैल्वेनिक सेल में निगेटिव। तो ये हम लोग याद रखे थे, यही है। अरे ये एनोड है और ये वाला टर्मिनल कैथोड है। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। कैसे आता था अभी उस पर बात नहीं करेंगे। जिंक वाला रॉड धीरे धीरे पतला होता था, ये वाला मोटा होता था, वो नहीं, बस आप लोन याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए तो गैल्वेनिक सेल में पूरा अंडरगोज रिडक्शन। एनोड पे रिडक्शन नहीं होता है, एनोड पे क्या होता है, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। बहुत आसान सा निमोनिक बनाया है हम लोग, देखिए एकदम आराम से काम हो जाएगा लोन करके। क्लियर है ना? हाँ सर, चलते हैं भाई आगे। और नेक्स्ट चलते हैं। बोलता मोलर कंडक्टिविटी में, देख लीजिए यूनिट का देते जा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट अगर पढ़े होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऐसा पढ़ते थे, लैम्डा एम। लैम्डा एम का यूनिट होता था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एकदम ध्यान रखिएगा, लैम्डा एम का यूनिट जरूर पूछा जा सकता है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका फॉर्मूला भी अगर आप ध्यान रखिएगा तो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होता था, कप्पा इंटू 1000/m। जानते हैं ऐसा, कप्पा इंटू 1000/m। अरे और कप्पा का यूनिट होता था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। करके दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, कर लेंगे। तो देखो इसका कप्पा का यूनिट क्या रहेगा, कप्पा को कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट रहता था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कर लेंगे ना? हाँ सर, ठीक है। अब इसी का यूनिट डालिएगा तो मोल पर केजी लीटर होता है ना, तो यहाँ पे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब डाल दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। मैं कर दूं क्या? देख लो अगर दिक्कत है तो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का कोई यूनिट नहीं, और इसका यूनिट डालिएगा ना तो मोलालिटी है, तो मोल पर लीटर होता है, पर लीटर नहीं है। और लीटर की जगह आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अभी हम यूनिट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर का पावर -1, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, और ये मोल है तो मोल को अगर ऊपर भेज देंगे तो मोल का पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर 2 और मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, चलते हैं आगे। डिराइव भी कर दी, कोई जरूरत नहीं है, बस लैम्डा एम का यूनिट याद रखिए और कप्पा का यूनिट याद रखेंगे। डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहते थे तो मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग को प्रैक्टिस करवा दीजिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, मास जो होगा जितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ, मास जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। तो करंट गलत है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है? हाँ सर, चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन एक बार पूछा भी गया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या माना गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या माना गया है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्या आएगा, 0 वोल्ट हाइड्रोजन का। अरे यहाँ पे ऐसा रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे 1 मोलर HCl रहता है, एक ऐसा करके रहेगा, यहां से आपको हाइड्रोजन गैस पास कराया जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो 1 बार पे यहाँ पे, और ये प्लैटिनम का रॉड लटका रहेगा और यहाँ पे प्लैटिनम का पीस रहेगा। इसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बार लिखने भी आया है 2 नंबर 3 नंबर वाला सवाल में, तो उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए यहाँ पे मिल चुका है और इसका पोटेंशियल 0 होता है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते थे G स्टार से, बच्चे लोग जानते भी होंगे, L/A फॉर्मूला पूछा है भाई। तो L/A, L मतलब लेंथ और A मतलब एरिया। यूनिट अपने से बता सकते हैं ना, यूनिट इसका क्या आएगा, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 से 1 कट गया, तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का पावर -1। ठीक है सर, बिल्कुल एकदम इजी सा है बाबू, तुरंत तुरंत खत्म करेंगे। कॉलरॉच लॉ बोलता है रिलेटेड होता है, तो कॉलरॉच लॉ क्या था समझ पाते हैं? जैसे अगर मान लीजिए किसी को तोड़ रहे हैं, सपोज करिए HCl, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसको तोड़ रहे हैं, तो H+ और तो क्या लिख सकते हैं, Cl-। अब इसके लिए लिखेंगे तो λm0, इसी को कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। समझाने के लिए ले लिए एक एग्जांपल, HCl ये बराबर होगा, इसको भी लैम्डा बोल सकते हैं, ये बड़ा लैम्डा, इसको छोटा लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, λm ऑफ H+ प्लस λm ऑफ Cl-। तो इसी को कह रहे हैं, और नॉट को ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही है कॉलरॉच लॉ। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं तो वो सब होता है कैटायन का और एनायन का। तो इसका क्या आ जाएगा बताओ करेक्ट आंसर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको सीधा सीधा टिक मारेंगे और चलेंगे आगे। चलिए सर, बोल रहा है कौन सा सब्सटेंस है जो एनोड में यूज किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी में। तो याद रखिएगा एनोड पे यूज होता है Pb। अरे बताया हुआ है ड्राई सेल में, अगर आप पढ़े होंगे तो पक्का जानते होंगे, एनोड पे Pb और कैथोड में PbO2 पढ़िएगा। ये CBC में पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा PbO2। बैटरी वाला पार्ट से सवाल आने का चांसेस है, तो इसको पढ़िएगा जरूर। तो ये थ्योरेटिकल है, इसको सीधा टिक मारेंगे, Pb याद रख लेंगे सर। चलिए सर, कोरोजन, अरे जो जंग लगता है ना वो भी बताए थे आपका, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल समझ पा रहे हैं, मतलब रिएक्शन वाला फेनोमेना, जैसे बैटरी में रिएक्शन चलता है ना, उसी तरह का वहां पे भी रिएक्शन चलता है। तो कोरोजन भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। बैटरी वाला प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम होता है। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, बोल रहा है अब हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cu2 + 2 Cu। बोल रहा है कितना फैराडे का, पहले फैराडे क्या होता है मालूम है, 1 फैराडे जो होता है वो चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। अब देखो कॉपर 2+ है, समझना बहुत आसान सा है, कॉपर 2+ को कॉपर में जाना है, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये तो 11th वाले बच्चे बता देंगे सर बैलेंस नहीं है, एक कॉपर। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे 2+ है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तब तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना सर। देखो एक कॉपर 2+ को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 का। आपसे कितने के लिए बोला गया, 1 मोल को, तो अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसमें कितना चाहिए होगा, 2 मोल, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा बताओ, 2 फैराडे। अरे 1 फैराडे कितने के लिए आता है, 1 मोल पे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना फैराडे आ जाएगा, 2 फैराडे, तो इसका आ जाएगा 2 फैराडे। कभी कभी फैराडे का F नहीं लिखेगा तो फैराडे का वैल्यू याद रखिएगा 96,500, ये वैल्यू से भी कहीं कहीं दे देगा, तो कहीं कहीं F ना देगा तो उसका वैल्यू दे देगा, तो उससे ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। बोल रहा कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ये आप थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ते थे। स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस मतलब वैसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, जैसे मैं पानी ऊपर से छोड़ूंगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा, तो वैसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा G का वैल्यू 0 होता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, और एक ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। ये वाला से भी आपको काम बनेगा। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ फैराडेज कांस्टेंट, और ई सेल तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, ई सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये माइनस में होता है। तो इसका बात करा जाए तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा स्पॉन्टेनियस के लिए, तो निगेटिव आना चाहिए। जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा बताओ, निगेटिव। अच्छा, अगर कोई बोल रहा है डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और ई सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए, देखो एन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एफ पॉजिटिव रहेगा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू माइनस चाहिए तो ई सेल को भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। याद रखिएगा, अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, और अगर कोई पूछे ई सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए तो ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। अरे यही फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव रहेगा तभी तो डेल्टा जी माइनस में आएगा ना। तो ये याद रखिएगा, डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में तब आएगा जब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, तो ये भी आप कम कर सकते हैं। तो यहां तक अगर कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 10 सवाल खत्म। अब आते हैं सर और क्वेश्चन मिलेगा क्या? बिल्कुल, आपको जरूर से जरूर 200 से 250 सवाल बना के जाना है। ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी और आपको एमसीक्यू भेज दूंगा, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में। इसका आंसर का सॉल्यूशन रहेगा, यूट्यूब पर भी आ रहा है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, एटलीस्ट एमसीक्यू को। ठीक है, जितना क्वेश्चन कम से कम 200 से 250 बनाइएगा, तब जाके वहां पे भिड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सर। चलिए आगे, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन बहुत बार पढ़े हैं। अब कुछ कुछ तो देखो ना, इसमें समय भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको अपने आता होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अरे रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये सब आपको आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर रखा है, और नोट्स तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा ऐप पर। नोट्स जो बच्चे लिखते हैं ना, उसके भी आप जरूर देख लीजिएगा। एमसीक्यू के लिए आपको एक बार नोट्स का क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि कहीं से भी एक सवाल बन सकता है ना छोटा सा, तो उसको जरूर रेफर कीजिएगा। ऐसे तो मैं 200-250 बता दूंगा तो उससे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको समझ में भी आते चले, तो उसको नोट को रेफर कर लीजिए, जैसे छोटा छोटा फॉर्मूलाज, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, इसको बनाओ भाई। बोल रहा है एक जा रहा है द रेट ऑफ आर इक्वेशन। अच्छा, रेट के लिए इक्वेशन दे दिया है, रेट बराबर के, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। पूछ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, जो भी पावर होता है ना वो उसको जोड़ा जाता है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। बहुत इजी सा है, एकदम धीरे धीरे से आसान सा बनाइए। सर क्या इतना इजी पूछेगा? इसी के आसपास पूछेगा। ठीक है, इसी के आसपास पूछा जाएगा। बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप पढ़े होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किससे इंडिपेंडेंट है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे कहीं पे आ रहा है क्या कंसंट्रेशन? नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। पूछ रहा है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अरे कोई रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है ना, उसी को कहते हैं मॉलिक्युलैरिटी। जैसे मान लीजिए ए जा रहा है बी में, तो के वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एक, तो इसका मॉलिक्युलैरिटी का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए ए + बी है और ये जा रहा है सी में, तो कितना मॉलिक्यूल है 2, तो इसका मॉलिक्युलैरिटी आ जाएगा 2। तो बोल रहा है कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ होना चाहिए ना, 0 तो नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। बोल रहा है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कभी भी 0 नहीं, अगर यहाँ पे अगर कुछ होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल कर जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉलिक्युलैरिटी का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, 3 के बाद भी पॉसिबल रेयर होता है, लेकिन 3 तक तो आपको मिलेगा। 3 मॉलिक्यूल एक ही साथ कोलाइड नहीं करने का चांसेस होता है या बहुत कम रहता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और अरहेनियस इक्वेशन सब तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको फॉर्मूला पता भी होगा अरहेनियस इक्वेशन का, K = A × E⁻⁻⁻ EA/RT। इसी को क्या कहेंगे सर? अरहेनियस इक्वेशन। तो A × E⁻⁻ EA/RT, तो K बराबर होता है ना, कंफ्यूज कर रहा है देखो A और K लिख के, तो ये फॉर्मूला होता है, वो खुद से लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट जानबूझ कर लिखेंगे, ऐसा मतलब पावर है। नेक्स्ट चलते हैं।
बोल रहा है द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स, अगर रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डबल, जैसे मान लीजिए जैसे ए जा रहा है बी में, एक बार मान लीजिए ना इसका एक बार कंसंट्रेशन ए ही है, ठीक है। अब इसके लिए हमको ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछा गया है, हाँ ऑर्डर पूछा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रेट बराबर, अरे आसान सा, अगर आप देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, हमको नहीं पता है मान लेते हैं, तो मान लिए एक्स, ऑर्डर नहीं पता है। दूसरा केस में बोल रहा है अगर ए का ए नहीं रहा, इसको क्या कर दिए 2a, अगर 2a किया गया देखो ना डबल, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल, रेटो डबल हो गया, मतलब पहले r था अब ये भी क्या हो जा रहा है 2r, k की जगह k और a की जगह क्या आ जाएगा 2a का पावर x। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करते थे, इसके याद है आप लोग, अगर सॉल्व करते थे तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2, कर लेंगे ना भाई। हाँ देखो अगर रेट लिखा जाता है तो कोई रिएक्शन मान लिए और रेट के लिए r, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा अगर हम पढ़े थे, और कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन, और पावर अगर नहीं पता है जिसको ऑर्डर कहते हैं तो उसको क्या मान लीजिएगा x, तो x मान लिए। अब बोल रहा है अगर इसको डबल कर रहे हैं, डबल करने का मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले a था अब 2a कर दिए, इसका मैं आसान तरीका ही बताऊंगा पर समझ लीजिए, अगर इसको डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है, और जब भी ऐसा आएगा तो हमेशा डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो क्या आ जाएगा देखो, अरे 2r बाई r, तो 2 बचेगा, इधर से k कट जाएगा, इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर x, और ये a का पावर x करके दिखाएं क्या, k तो कट गया, 2 का पावर x और यहाँ पे आएगा a का पावर x, और नीचे में था a का पावर x, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 2 का पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो जब भी अगर डबल करते हैं और वो भी डबल होगा तो मतलब वो क्या है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां से भी आपको सॉल्व करके भी दिखा दिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो जरा x का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आने वाला है सर 1 आने वाला है। क्लियर है या दिक्कत है बताओ भाई, ठीक है, क्योंकि अब तो पढ़ लिए होंगे तो बस मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, बाकी आप अपना कमेंट छोड़ते चले जाइएगा कि कैसा आ रहा है, और ये सब इंपॉर्टेंट भी है तो इसको तुरंत तुरंत कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लेंदी करेंगे तो वो बहुत सेंस नहीं करेगा आपको, आई होप कि आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट एक ऐसा चीज होता है ना जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। थोड़ा सा इसके कहानी समझ लीजिए, इस एक्सेस में मान लीजिए एनर्जी है और इस एक्सेस में मान लीजिए रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, इधर मान लीजिए रिएक्टेंट है और यहां कहीं पे भी आपका मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो यहां से यहां पे कोई रिएक्शन चल रहा है। क्लियर है, बिना कैटलिस्ट का है। अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूं और अब हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में दिखा रहे हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट से ही शुरू हो रहा है लेकिन यहां से ये क्या है कैटलिस्ट, जो येलो वाला दिख रहा है ना बाबू वो कैटलिस्ट है। यहां से यहां रिएक्टेंट से जो इतना एनर्जी डिफरेंस होता है ना उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो सबसे ऊपर में होता है। ये इंटरमीडिएट, हर एक रिएक्शन ऐसा जाएगा जिसको इंटरमीडिएट को क्रॉस करना होगा, लेकिन कैटलिस्ट में देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अरे इसका ई इतना बड़ा था और इसका ई क्या है, EAC लिख दे रहा हूं, सी छोटा है। और यहां से यहां तक का जो पूरा ऊपर से लेके पूरा नीचे तक का जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सारा टर्म बता दे रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़िए और एनर्जी जो होगा रिएक्टेंट का उसको जोड़ दीजिए, वही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर कभी भी बोले कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। क्यों करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। पहले इतना चाहिए था एनर्जी, अब इतना चाहिए। क्लियर है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, या संक्रियन ऊर्जा को कम करता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे अगर नहीं पता था तो। अगर बोल रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर का मेन फॉर्मूला पता है आपको, देखो जरा, ये हम पढ़ा भी चुके हैं। AT बराबर A0 माइनस KT, ये होता है। और इसको अगर कंसंट्रेशन वर्सेस क्या बोला है, टाइम, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करिएगा तो देखो जरा, ये है इधर कंसंट्रेशन यानी AT,
और इधर टाइम। इसका ग्राफ बोल रहा तो नहीं प्लॉट करने आता तो मैं बता रहा हूँ y यहाँ पे x है, x एक्सिस में x के आगे जो भी रहता है ना उसको m बोलते हैं और ये वाला टर्म जो बचता है उसको c, तो y इक्वल टू c माइनस एम एक्स। c को इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब यहां से यहां तक का दूरी जो होगा वो c होगा। c यहाँ पे क्या है बताओ, a नॉट। ये ग्राफ बता चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद माइनस है तो माइनस है तो माइनस का मतलब स्लोप निगेटिव, मतलब नीचे की ओर जाएगा। और ग्राफ कैसा है, सीधा। सीधा को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर, रेखीय। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा और ग्राफ भी मैंने खींच दिया आपका। आई होप कि क्लियर है ना। ठीक है सर। बोल रहा थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी जस्ट बात किए थे, क्या था बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को जोड़ दीजिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले भाई। अरे ये वाला यहां से यहां तक को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे, तो एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे तो ये भी काम हो जाएगा। रेडियो एक्टिव डिके, याद रखिएगा दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिव डिके होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछता है, आपसे भी पूछेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। बिल्कुल सर, बस ये कर लीजिएगा तो मोर और लेस आपका इसका कवर अप हो जाएगा। 1 मार्क्स वाला भी वीडियो आ जाएगा और कोऑर्डिनेशन का बोल रहे थे वो भी आ जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल्स के बच्चे बोल रहे हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स का भी आ जाएगा।